हमने। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आपकी स्क्रीन पे रहा। इफ ABC आर इन GP, इफ A, B, C आर इन GP एंड आपको एक रिलेशन दिया है A की पावर 1/x इज इक्वल टू B की पावर 1/y इज इक्वल टू C की पावर 1/z। एक रिलेशन आपको दिया है कि ABC GP में है और ये तीनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल है। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट, सभी बच्चे सुन लें, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट कि XYZ AP में है, XYZ AP में है। तो बच्चों मैं आपको ऐसे कोई स्पेशल प्रॉपर्टीज नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि प्रॉपर्टीज वही होती हैं जीपी की जो मैंने आपको एपी के बारे में बताई थी, वैसी ही प्रॉपर्टीज जीपी की भी होती है। कोई ऐसी कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती है। मतलब मैं आपको बातों से भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे एपी में हमने आपको बताया था ना कि किसी नंबर को ऐड करते हैं, अगर मान लीजिए कोई सीक्वेंस है वो एपी का फॉर्मेशन कर रहा है, उस सीक्वेंस में हमने कोई नंबर ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी वो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही रहेगा। ठीक है ना, ये सब बातें आपको पता होगी। चलिए मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ ABC आर इन GP और आपको एक रिलेशन दिया है, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट XYZ इन AP। तो बच्चों हम जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ना ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है और ये हर बुक में कॉमन क्वेश्चंस है। तो हम ऐसे आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं कि आपको हर जगह इसकी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया है कि अगर ABC AP में होते हैं तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ABC AP में होते हैं तो आप क्या लिखते हैं, 2B इज इक्वल टू A प्लस C लिखते हैं ना। लेकिन बच्चों मैंने आपको सिखाया था अगर ABC GP में होंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे B स्क्वायर इक्वल टू AC। ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। अब बच्चों एक रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया है, A की पावर 1/x इक्वल टू B की पावर 1/y इक्वल टू C की पावर 1/z। इन सबको हम K के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ कि A की पावर 1/x जो होगा वो भी K होगा, है ना, और B की पावर 1/y जो होगा वो भी K होगा, और जो C की पावर 1/z होगा वो भी K होगा। जैसे बच्चों दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं ना, स्क्वायर रूट हटाने के लिए, जैसे 1/x है तो दोनों तरफ हम पावर में x कर देंगे तो आ जाएगा a इज इक्वल टू k की पावर x। जैसे आप स्क्वायरिंग करते हैं वैसे आप यहाँ दोनों तरफ पावर में यहाँ पे y कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा b इज इक्वल टू k की पावर y, और बच्चों यहाँ से आ जाएगा c इज इक्वल टू k की पावर z। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन है b स्क्वायर इज इक्वल टू AC। ठीक, इसको आप यूज करिए क्योंकि ये तो गिवन थे दो रिलेशंस। तो बच्चों जब आप b का स्क्वायर करेंगे और इक्वल टू a इंटू सी करेंगे तो देखिए a ये है और c ये है, तो ये हो जाएगा k की पावर 2y, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, इज इक्वल टू k की पावर, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। और बच्चों अगर आपको यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आपका हो गया। आप क्या कहेंगे कि दो नंबर्स अगर इक्वल है, उनके बेस भी इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। दैट मींस 2y इज इक्वल टू x प्लस z। दैट मींस इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि XYZ किसमें है, XYZ AP में है। तो बच्चों अगर कभी भी AP का रिलेशन होता है तो यही होता है 2y इज इक्वल टू x प्लस z। तो आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे मैं लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन है इफ A, B, C, D and P are different real numbers। ध्यान दीजिएगा, if A, B, C, D and P are different real numbers, ये डिफरेंट का बहुत खास महत्व होता है, सच दैट आपको एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टाइम्स p स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab प्लस bc प्लस cd टाइम्स p प्लस
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टाइम्स लेस देन इक्वल टू 0। देखो बच्चों क्या है, एक बहुत ही खतरनाक रिलेशन दिया रहता है, लेकिन क्वेश्चन काफी आसान होता है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपको स्कूल में भी मिल जाएगा, और ये आप मानेंगे नहीं, ये जेई का ही क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में दिया रहता है। अगर आप एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज खोलेंगे या अगर आपके पास एमएल अग्रवाल है उसको खोलेंगे तो आपको क्वेश्चन ये तुरंत मिल जाएगा। अब तो ये जेई में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन करके, और आपको यहाँ पर जब आप स्कूल में होते हैं तो आपको करना क्या होता है, आपको करना होता है then show that ABCD are in GP, ABCD are in GP with common ratio P। अगर बच्चों कोई कह देता है ना with common ratio P, तो उससे बच्चे को हिंट मिल जाती है with common ratio P। ठीक है, अब बच्चों देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने तो आपको पहले ही से बता दिया कि ये जीपी में है। अब इन नंबर्स को जीपी में बनाने के लिए क्या करेंगे, आपके पास सिर्फ एक स्टेटमेंट गिवन है, इस स्टेटमेंट से आपको जीपी का फॉर्मेशन गिवन करना है, इस स्टेटमेंट से आपको जीपी का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है वो आपकी स्क्रीन पे मैंने अभी हाईलाइट किया है, ब्लैक कलर से बॉक्स में डाल दिया है। ध्यान दीजिएगा, टर्म यहाँ पे हर टर्म मतलब हर ब्रैकेट का पहला टर्म लीजिए, जैसे ए स्क्वायर बी, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये पहला टर्म है। दूसरा बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर, ये दूसरा टर्म हो गया। तीसरा सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2cdp प्लस डी स्क्वायर, ये तीसरा हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो मैंने टर्म्स को रीअरेंज कर दिया, ध्यान दीजिएगा मैंने टर्म्स को रीअरेंज कर दिया। तो बच्चों जो पहला टर्म है, यस बेटा बताइए, ये सब परफेक्ट स्क्वायर, हाँ ये क्या कह रही हो बेटा, कुछ कहना चाह रही हो? यस सर, सेकंड ब्रैकेट में -2 DCP होगा, DCP नहीं। ओके मैं चेक कर लेता हूँ, सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, हाँ BC। ओके मैं इसको सही कर देता हूँ, एक बच्चे ने देख लिया। तो ऐसा तभी हो जाता है, मैं समझाने के चक्कर में कुछ और लिख गया। चलो ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया BP माइनस डी का होल स्क्वायर। तो सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले एक बार टर्म से एक बार चेक कर लीजिए आप। ए स्क्वायर पी स्क्वायर, फिर दूसरा टर्म आया, दूसरा टर्म क्या आया है, पहले तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर आपने लिया, फिर 2 आपने लिया 2abp लिया। इधर से देखिएगा, देखिए ए स्क्वायर पी स्क्वायर इसका लिया, 2abp इसका लिया और बी स्क्वायर इसका लिया। ठीक है, फिर आपने बी स्क्वायर पी स्क्वायर लिया, फिर 2bcp लिया, फिर सी स्क्वायर लिया, तो यहाँ पर सी स्क्वायर है। ओके अब सही हो गया। फिर आपने सी स्क्वायर पी स्क्वायर लिया, फिर 2cdp लिया, फिर डी स्क्वायर लिया। अब पूरा आप चेक कर लो, पूरा सही हो चुका है। तो दैट मीन्स यहां पर क्या हो गया, AP माइनस बी का होल स्क्वायर BP माइनस सी का होल स्क्वायर, दिस इज BP माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन गया CP माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब ये बच्चों तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम क्या है, तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम कभी लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, लेस देन 0 का मतलब कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम कभी तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, मतलब लेस देन 0 नहीं हो सकता। इक्वल टू 0 हो सकता है। इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये तीनों इंडिविजुअल 0 हो, मतलब AP माइनस DB 0 हो जाए, दूसरा ब्रैकेट भी तीसरा ब्रैकेट भी, अगर ये तीनों ब्रैकेट्स इक्वल टू 0 हो जाते हैं, यानी पहला ब्रैकेट भी, दूसरा ब्रैकेट भी और तीसरा ब्रैकेट भी, तब तो ये स्टेटमेंट इक्वल टू 0 हो सकता है, अदरवाइज ये 0 भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन जो है लेस देन इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल टू 0 इस कंडीशन पे हो सकता है। तो बच्चों अगर यहाँ पे आप P की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आएगी B बाय, यहां से P की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी C बाय B, और यहां से तीसरे वाले से P की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी D बाय C।
और बच्चों ध्यान से देखिए, ये क्या एक रिलेशन, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सी डी आर इन जीपी, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी अगर जीपी में होंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी बाय ए किसके इक्वल होगा, सी बाय बी के, सी बाय बी किसके इक्वल होगा, डी बाय सी के। तो इसका मतलब ये क्या बन गई, ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है, पी है। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप पहले एक सेकंड चेक। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे जो अब क्वेश्चन चल रहा है वो क्वेश्चन अब चेंज हो गया है, आप ध्यान रखिएगा। वो है क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन रेशियो 3 + 2√2 to 3 - 2√2। तो बच्चों मैंने सम को 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको सिर्फ इतना ही बताया है कि जो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो होता है वो किस तरह से अप्लाई होता है। अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो आप इसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। इसको कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो कहते हैं। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए कैसे अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2√a√b होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस 2√a√b। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 + 1 अपॉन 3 - 1। इस तरह से बेटा आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो यहां पर क्या बन गया, ये है √a का स्क्वायर, ये हो गया √b का स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 2√a√b। यहां तक क्लियर हुआ? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये सब एनसीईआरटी के। अगर एक नहीं क्लियर हुआ तो बाकी भी आप नहीं कर पाएंगे। सबका करने का सेम मेथड है ये, और एक बुक नहीं है, हर तरह की बुक में है ये। ये हो गया 4/2। 4/2 क्या होता है, 2। तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया √a प्लस √b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन गया, √a माइनस √b का होल स्क्वायर। ये हो गया 2/1। अब बच्चों करना क्या है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। लिखिए स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा, अगर आपको स्क्वायर रूट लेने में कोई समस्या आ रही है या बहुत ही अजीब लग रहा है तो आप एक काम करिए, एक स्टेप अपना और बढ़ा लीजिए। आप एक काम करिए, अपना एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, जैसा कि मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं। ये देखिए, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो आप पूरे का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं ना। अब तो आपको स्क्वायर रूट लेने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो आप लिख लीजिए इसको √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b इज इक्वल टू √2। बोलो समझ में आया? अब बच्चों यहाँ पे अप्लाइंग कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो फिर से लगा दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। जब आप फिर से अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन तुरंत खत्म हो जाएगा। तो ये होता है, न्यूमरेटर को एक बार डिनोमिनेटर से ऐड करो, न्यूमरेटर को एक बार डिनोमिनेटर से माइनस करो, यानी कि a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी। तो ये माइनस रूट है और माइनस माइनस प्लस √b हो जाएगा। मतलब ये लिखा हुआ है देखो, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो ये हो जाएगा √2 + 1 अपॉन √2 - 1। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, टर्म्स कैंसिल हो गई, ये b से b कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। तो ये क्या निकल के आ गया, ये आ गया 2√a अपॉन 2√b। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया √a अपॉन √b। तो आपको बच्चों नंबर्स का रेशियो निकालना था, तो आप कहां तक पहुंच गए, √a अपॉन √b तक पहुंच गए। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो a बाई b आ जाएगा। स्क्वायरिंग के चक्कर में RHS में भी स्क्वायरिंग होगी, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√2। डिनोमिनेटर में भी होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आपको जो प्रूफ करना था नंबर्स का रेशियो, वो आप प्रूफ कर चुके हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ये एनसीईआरटी का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ है तो आप इसको जरूर समझ लीजिए। ये करने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन इसी मेथड से जल्दी हो जाते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चंस इस मेथड से जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम आपके एक दो डाउट्स जरूर देख लेते हैं।
तो क्या कह रहे हो बेटा? अच्छा लास्ट स्टेप, यस लास्ट स्टेप। अब बच्चों हम आपके एक दो डाउट्स ले लेते हैं बीच में, जो आपने डाउट्स भेजे थे वो मैं आपके एक बार डाउट्स क्लियर कर दे रहा हूँ। और जो डाउट्स हैं वो आपको तभी क्लियर हो सकते हैं जब आपको मेरे पहले के थोड़े बहुत लेक्चर्स का आइडिया हो। ठीक है, तो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बस आपको समझना होगा। तो अब हम लोग चले डाउट्स की तरफ, हम लोग डाउट्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये डाउट्स आ गए आपके। आपने हमको कहा है कि सर इसमें डोमेन और रेंज वगैरह निकालने में इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है। दिस इज द टॉपिक ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपने कहा है सर इस तरह के टॉपिक्स में करने में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा हेल्प करिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, देखो जैसे ये लिखा है, ये आपके पैकेज का ही क्वेश्चन है। ये लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होल डिवाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। एकदम आराम से देखिएगा, और जिसको आता है वो अपना रिवीजन कर ले। तो बच्चों मैंने क्या बताया था कि अगर अंडर रूट एक्स में कोई भी रिलेशन आपके पास दिया हो, जैसे अंडर रूट एक्स में कोई भी रिलेशन आपके पास दिया हो, तो आप क्या कहते हैं कि वो डिफाइन ही तब होगा जब अंडर रूट के अंदर वाला नंबर क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। यही तो कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, और इसी से आप अपनी क्या निकाल लेंगे, डोमेन निकाल लेंगे। और बच्चों आपको छोटे से ही सिखाया गया है कि कभी भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो पहले आप उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपने माइनस का मल्टीप्लाई किया, और माइनस का मल्टीप्लाई करते ही इन इक्वेशन का साइन रिवर्स हो गया। ये देखिए यहाँ पे रिवर्स हो चुका है, आप ध्यान से देखिए। अब बच्चों अब इस इन इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। इसको तो आप कर सकते हैं ना। आप सबसे पहले न्यूमरेटर के फैक्टर करेंगे, न्यूमरेटर के फैक्टर करेंगे तो ये निकल करके आएंगे, क्योंकि न्यूमरेटर के नॉर्मल फैक्टर नहीं होंगे, आपको धराचार्य वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो ये फैक्टर होंगे। धराचार्य वाला फॉर्मूला आप जानते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो आपके ये फैक्टर होंगे, ठीक है। और बच्चों जो आपका डिनोमिनेटर है उसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो, तो ऐसे केस में वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो ऑलवेज पॉजिटिव होने की वजह से उसको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देंगे। तो जब हम डिस्कार्ड कर देंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी सिर्फ कितनी बचेगी, यही तो बचेगी जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं बॉक्स के अंदर, यही तो बचेगी। और जब ये बचेगी तो उसको सॉल्व करना आप जानते हैं, इसके आप फैक्टर कर चुके हैं। जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए आपके फैक्टर्स वो नंबर लाइन पे अरेंज कर दीजिए और अपना सॉल्यूशन निकाल लीजिए, प्लस माइनस प्लस, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपके सामने मैंने बॉक्स में डाल रखा है, सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे कौन सा सॉल्यूशन है। दिस इज द आंसर। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है पूरी तरीके से तो आपके पास दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। ये दूसरा क्वेश्चन, अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में भी डाउट आ रहा है। देखिए आपका जो डाउट था वो ये वाला था, ये देखिए मैंने आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट किया है आपका डाउट। सभी बच्चे देखें, मैंने डाउट जो है आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट कर दिया है, जिसका भी डाउट था, जिस बच्चे का भी, वो डाउट मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये आपका डाउट है और ये पैकेज का क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11 होल पावर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 25 होल पावर 5। अरे बच्चों ऐसे जितने बड़े क्वेश्चंस बनाने चाहे उतने बड़े बना लेंगे, कंसेप्ट सबका एक ही होता है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि कभी भी ऑड पावर का जो फैक्टर होता है, चाहे वो पावर 3 हो, चाहे वो पावर 5 हो, चाहे वो पावर 101, ऑड पावर का कोई भी फैक्टर होगा, उस पावर को सबसे पहले हम पावर 1 की तरह ट्रीट करते हैं। यानी कि जब पावर 3 होगा तो आप उसको पावर 1 की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 के फैक्टर कर दो,
क्या फैक्टर हो जाएंगे? x प्लस रूट 11, x माइनस रूट 11। फिर से देखो बच्चों, ऑड पावर का फैक्टर है, फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया, 1 के बराबर कर दिया और एक्स स्क्वायर माइनस 25 के फैक्टर कर दिए। और बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा हर एक्स की वैल्यू पे, और जो ऑलवेज पॉजिटिव होता है उसको हम इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को तो डिस्कार्ड कर दो। अब क्या बचा बच्चों? अब बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30, इसके फैक्टर करोगे तो बच्चों ये फैक्टर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, देखो x माइनस 5 एक्स माइनस 6, ये फैक्टर आ रहा है, ये लिखे हैं फैक्टर। और बच्चों क्या बचा? एक लास्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये बचा ना। और बच्चों अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को देखेंगे तो उसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, उसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देंगे। और एक्स स्क्वायर माइनस 36 का पावर में 7 है फैक्टर, ऑड पावर का फैक्टर है, उसको 1 कर देंगे, फैक्टर कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36 के, तो x प्लस 6 एक्स माइनस 6 है। तो बच्चों देखो बड़ी बड़ी पावर तो रिमूव हो गई सब। अब क्या बचा? अब बचा x प्लस रूट 11 एक्स माइनस रूट 11, x प्लस 5 एक्स माइनस 5, x प्लस 6 एक्स माइनस 6, फिर x माइनस 5 और x प्लस 6, ये बचा। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें कई सारे परफेक्ट स्क्वायर बन गए, ध्यान दो, कई सारे परफेक्ट स्क्वायर बन गए। कौन कौन से? एक x माइनस 5 एक्स माइनस 5 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं वो इवन पावर का फैक्टर हो गया, उसको इनइक्वालिटी से डिस्कार्ड कर देते हैं क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इवन पावर के फैक्टर तो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाते हैं, हटा दो इनइक्वालिटी से। तो मैंने x माइनस 5 और x माइनस 5 को हटा दिया। सिमिलरली मैंने x प्लस 6 एक्स प्लस 6 को भी हटा दिया। देखते रहे ना। अब जो फैक्टर बचे वो लिख दो। ये देखो आपके पास लिस्ट में ये बचा x प्लस रूट 11 एक्स माइनस एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 6। अब बच्चों ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको नंबर लाइन पे अरेंज कर लो, नंबर लाइन पे अरेंज कर लो, अपना आंसर निकाल लो। जब आंसर निकालोगे तो आपका ये आंसर आएगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 5 यूनियन माइनस रूट 11 से प्लस रूट 11 यूनियन 6 से इंफिनिटी। और बच्चों ध्यान देना, जो आपने इवन पावर के फैक्टर को डिस्कार्ड किए थे, ऐसा तो नहीं उसका कोई क्रिटिकल पॉइंट आपके आंसर में आ जाए। अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट आंसर में आ जाएगा जिसकी वजह से वो 0 होगा तो उसको आपको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। तो आप चेक करो बच्चों, आपके आंसर जो आपने निकाला है, आपके आंसर में एक पॉइंट आ गया है, वो है -6। ये देखो बच्चों मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये है आपका आंसर। इस आंसर में आपका एक आंसर ऐड हो गया है -6। तो -6 को आपने मतलब क्या किया था, आपने x प्लस 6 वाले का होल स्क्वायर का फैक्टर था ना, x प्लस 6 का होल स्क्वायर, उस फैक्टर को आपने डिस्कार्ड किया था, लेकिन उसका पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट आपके आंसर में आ गया है। अगर -6 आप अपने आंसर में ले लोगे तो उससे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए आप अपने -6 वाले जो क्रिटिकल पॉइंट आपके आंसर में आ गया है रिमूव करने पर भी, उसको आप हटा दीजिएगा अलग से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इवन पावर के फैक्टर्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसको परमानेंटली डिस्कार्ड तो कर देते हैं इनइक्वालिटी से, लेकिन लास्ट में जो आपका आंसर आता है उसको क्रॉस चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं वही फैक्टर फिर से आ गया। तो क्रॉस चेक किया तो -6 आ गया था। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे ही जो आपने दूसरा डाउट है बिल्कुल वैसे ही सेम है, ऑड पावर के फैक्टर्स वहां पे भी है, उसको 1 के बराबर कर दो और फैक्टर वगैरह करते चले जाओ, आपका क्वेश्चन हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा जिसका भी डाउट था। तो सबसे पहले हम पूछ लेते हैं, देखिए जिसका भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। आंशी तुमको क्लियर हो गया बेटा ये वाला क्वेश्चन? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, तो बेटा हम तुमको सॉल्यूशन अलग से भी भेज देंगे। तो ठीक है, आपके डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब हम लोग की क्लास जहां पे थी हम लोग क्लास को वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अंशी बेटा तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी मैंने जो बताया, वैसे आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो यस सर, समझ गए। ओके बेटा, तो बच्चों अब हम लोग क्लास को वापस जहां से थी वहां से कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे जल्द ही आ रहा है, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ 1
geometric mean G and two arithmetic mean means A1 and A2 be inserted between two given quantities, prove that G square is equal to 2A1 minus A2 into ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट हम नीचे लिख दे रहे हैं 2A2 minus A1। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये जीपी का, लेकिन हाँ ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता रहता है और आता रहेगा। क्वेश्चन है इफ वन ज्योमेट्रिक मीन G and two arithmetic means A1 and A2 be inserted between two given quantities, तो आपको ये रिलेशन प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों तो दो गिवन क्वांटिटीज है, सबसे पहले आप उसको लेट कर लीजिए। मान लीजिए वो A और B है, तो सबसे पहले A और B के बीच में क्या किया गया, G इंसर्ट किया गया। तो इससे तो आप एक रिलेशन बता ही सकते हैं। क्या बता सकते हैं, अगर ये सीक्वेंस GP में होता है तो आप क्या लिखते हैं कि G by A is equal to B by G लिखेंगे। दैट मीन्स G स्क्वायर इज इक्वल टू AB। ये सीक्वेंस GP में है क्योंकि आपने ज्योमेट्रिक मीन अगर दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस तो GP ही रहेगा ना। चाहे आप AMs को इंसर्ट करते हैं तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस AP में होता है, GMs को इंसर्ट करेंगे तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस GP में होगा। तो सबसे पहला केस क्या है कि A और B के बीच में आपने G नंबर को इंसर्ट किया तो G स्क्वायर इक्वल टू AB हो गया। फिर आपने दूसरा केस क्या बनाया कि आपने A और B के बीच में दो AMs को भी इंसर्ट किया है, तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में होगा, AP में होगा। तो बच्चों यहां से A1 A2 की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो ना। A1 A2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर ये सीक्वेंस अगर AP में है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो सर चौथा टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 4 minus 1 into D, ऐसे ही तो लिखेंगे। That means B minus A is equal to 3D. That means D is equal to B minus A upon 3. तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको A1 लिखना बताया है। A1 क्या होता है, A plus D, तो A plus D, ये आपका A1 आ गया। ठीक है, A1 को जरा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा। जब आप A1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 2A plus B upon 3। उसी तरीके से आप A2 लिख दीजिए। A2 क्या होगा, A plus 2D, ये आपका हो गया D। इसको बच्चों थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा A plus 2B upon 3। ठीक, अब बच्चों आपको देखिए करना क्या है, आपको करना है 2A1 minus A2 into 2A2 minus A1, ये आपको निकालना पड़ेगा। फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ये AB के इक्वल आ जाएगा। यानी बच्चों अब आपको अपनी कॉपी में काम करना होगा। क्या काम करना होगा, पहले आप 2A1 minus A2 निकालिए अपनी कॉपी में, निकालिए सभी लोग। ये 2A1, ये देखिए ये आपका A1 minus A2, ये आपका A2, 2A1 minus A2 ये हो गया। ठीक है, फिर आप 2A2 minus A1 इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बच्चों निकल के आएगा A, ये A आ रहा। फिर आप बच्चों आप ये करिए 2A2 minus A1 निकालिए तो ये हो जाएगा 2A2। A2 क्या है, A2 है A plus 2B upon 3 minus A1। A1 क्या है, A1 है 2A plus B upon 3। तो ये हो गया 2A2 minus A1। ठीक है, और ये वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ रही है B। क्या आ रही है, B। अब बच्चों चेक कर लो, 2A1 A minus A2 into 2A2 minus A1, ये किसके इक्वल आ गया, AB के इक्वल आ गया। और AB क्या होता है, G स्क्वायर ही तो होता है, तो उसका मतलब ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। आप एक मिनट टाइम ले लो, आप चेक कर लो करके
नेक्स्ट क्वेश्चन तो अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह आपको एपी में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन कराया था, अब मैं जीपी में करा रहा हूं। तो क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, एक्सप्रेशन है आपका a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन होल डिवाइड बाय a की पावर n प्लस b की पावर n may be geometric mean between a and b. Geometric mean between a and b. तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा। मैंने जब एपी में कराया था तो मैंने कहा था कि n की किस वैल्यू के लिए am बन जाएगी। अब मैं जीपी में करा रहा हूं तो मैं पूछ रहा हूं n की किस वैल्यू के लिए ये gm बन जाए। तो आंसर में आपको 4 क्वेश्चंस दिए होंगे, आंसर दिए होंगे, माइनस हाफ, प्लस हाफ, 1 और 2। तो 4 आंसर्स दिए होंगे, आपको उसमें टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों n की वैल्यू जब माइनस हाफ आएगी, क्योंकि आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, उठा करके इसमें डालेंगे n की वैल्यूज, और n की वैल्यू डालते डालते ये जहां पर रूट ए बी आ जाएगा तो समझ लेना कि ये क्या बन गया, उस n की वैल्यू पे ज्योमेट्रिक मीन बन गया। तो अगर बच्चों इसमें n की वैल्यू माइनस हाफ डालेंगे ना तो ये रूट ए बी बन जाएगा, आप करके देख लो। लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो आप करेंगे कैसे, तो आप लिखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ज्योमेट्रिक मीन के बराबर है, तो उसको ज्योमेट्रिक मीन के बराबर कर देंगे। मतलब ये जो वैल्यू है ये रूट ए बी के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब आप इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेंगे। रूट ए बी को ऐसे लिखो, a की पावर हाफ b की पावर हाफ इनटू ब्रैकेट a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन। आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हैं, ये बन जाएगा n प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ प्लस b की पावर n प्लस हाफ इंटू a की पावर हाफ इज इक्वल टू a की पावर n इंटू a प्लस b की पावर n इंटू b। लिख लिया ऐसे, सबको क्लियर है? तो यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम अगला टर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं, थोड़े टर्म्स वगैरह यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग को अब थोड़े से टर्म्स वगैरह कलेक्ट करने पड़ेंगे। ऐसा करते हैं, जो a की पावर n इंटू ए की पावर 1 है वहां पर a वाले टर्म्स ले जाओ, मतलब a की पावर n प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ, और b वाले टर्म्स यहाँ पे ले आओ, ठीक है। मतलब माइनस b की पावर n इंटू बी, ऐसे लिख सकते हैं आप। इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से मैंने लिखने की कोशिश की है, जरा आप लोग सभी लोग ध्यान दें। तो ये क्या हो गया, इसको आगे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आगे, देखो बच्चों ये लिखा है b की पावर n प्लस हाफ, ये लिखा है a की पावर हाफ। बच्चों ये जो b की पावर n प्लस वन है ना, उस 1 को लिख दो हाफ प्लस हाफ, उस n को लिख दो हाफ प्लस हाफ, ऐसे लिख सकते हो। b की पावर n प्लस वन जो था उसको लिख दो हाफ प्लस हाफ, 1 को इस तरह से लिख दो। वैसे ये n की पावर n प्लस वन है तो 1 को लिख दो हाफ प्लस हाफ, ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी को प्रॉब्लम? अब ध्यान से देखो बच्चों, b की पावर n प्लस हाफ इसमें से कॉमन आ गया, तो अंदर बचा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। बच्चों यहां से भी देखो n की पावर n प्लस हाफ कॉमन आ गया, अंदर बचा a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ। आप चेक करो, यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप इधर उधर देखिए, सेम टर्म्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सीधा सीधा बचेगा b की पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू a की पावर n प्लस हाफ। ये बचा, दैट मीन्स a बाई b की होल पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स a बाई b की होल पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। 1 को आप लिख सकते हैं a बाई b की होल पावर 0।
दैट मीन्स यहाँ से n प्लस हाफ क्या आ गया, 0 आ गया, यानी n आपका क्या आ गया, माइनस हाफ आ गया, आपका आंसर आ गया। तो आप लोग कोई चेक कर लो, अगर किसी को पूछना हो दोबारा तो मैं रुका हुआ हूँ। तो बच्चों यहाँ पर क्या गिवन है कि अगर ABC AP में है और XYZ GP में है तो आपको प्रूफ करना है ये रिलेशन। अगर नंबर्स AP में होते हैं तो ABC EP में है तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, और XYZ GP में है तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू XZ या y इज इक्वल टू अंडर रूट XZ, इस तरह से लिख सकते हैं। किसी को इस वाले कंसेप्ट में डाउट हो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी और y स्क्वायर इक्वल टू XZ, तो वो अभी बता सकता है, मैं दोबारा बता दूंगा कि ये कहां से आता है। किसी एक बच्चे को भी डाउट हो कि ये आता कहां से है तो मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, आप मेरे से पूछ लो। सर ये 2b इक्वल्स टू a प्लस c बता दीजिए एक बार। हाँ मैं तुरंत बताता हूँ, मेरे को लग रहा था कोई ना कोई ऐसा बच्चा होगा जो अभी भी अटक रहा होगा, मैं तुरंत बता रहा हूँ। देखो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, अगर नंबर्स AP में होते हैं, जैसे आपने लिखा ABC इन AP, तो इसका मतलब जो B माइनस A होता है वही C माइनस B होता है। कहने का मतलब अगर नंबर्स AP में होते हैं तो सीरीज का कॉमन डिफरेंस हर जगह से सेम होता है। मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। इस तरीके से पूरी सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, तभी उस सीक्वेंस को कहते हैं कि वो AP में। तो दैट मीन्स अगर ABC AP में है तो आप लिखते हैं B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, और इसको जब कलेक्ट करते हैं तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C हो जाता है। और अगर GP में होते हैं तो GP का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए XYZ GP में है तो GP का मतलब ये होता है कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड करेंगे वही रेशियो आएगा जब थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करेंगे, वही रेशियो आएगा जब हम फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करेंगे। तो रेशियो सेम होता है, इसलिए हम इसको कॉमन रेशियो कहते हैं और बन जाता है y स्क्वायर इज इक्वल टू XZ। अब देखो बेटा, आप समझ में आया? यस सर आ गया। देखिए ये बैकअप क्लास है, आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें आपको कोई भी सिंगल भी डाउट हो तो आप आराम से पूछा करिए कि सर इसमें अभी नहीं समझ में आया है, वहां पे आपको उनको रोकना पड़ेगा। ओके तो ये हो गया x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी। मेरे को इसकी वैल्यू 1 के बराबर लानी है। अब कोई काम नहीं बचा है, बहुत छोटा सा काम बचा है। आप काम ये करिए, जो वैल्यूज आपको पता है वो उठा के पुट करिए। जैसे y की वैल्यू पता है ना, y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट XZ, तो y की वैल्यू यहाँ अंडर रूट XZ आप डाल दीजिए, आप सोचिए नहीं यहाँ पे, ठीक है। y की वैल्यू अंडर रूट XZ मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और z की वैल्यू तो पता नहीं है तो z छोड़ दो, y की वैल्यू पता थी मैंने पुट कर दी। अब बच्चों टर्म्स कलेक्ट कर लो थोड़े से, अब आपको सिर्फ मैथमेटिक्स लगानी है। जो ये बच्चों अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट को आप हटा के क्या लिख सकते हैं, पावर में हाफ, यही तो मतलब होता है अंडर रूट का, ठीक है। तो ये बच्चों हो जाएगा x की पावर c माइनस ए बाई 2 और z की पावर c माइनस ए अपॉन 2 और ये z की पावर a माइनस। अब बच्चों बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए बाई 2, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, c माइनस ए बाई 2 प्लस a माइनस बी, ठीक है। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है भाई, ये तो जानते ही होंगे। अब बच्चों जरा सिंप्लीफाई करो x की पावर, जब आप x की पावर सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, करके सिंप्लीफाई करके चेक करो, देखो क्या आ रही है। तो ये आएगी बच्चों 2b माइनस ए प्लस सी, चेक कर लो आप, ये आ रही है। और z की पावर आ जाएगा c प्लस ए माइनस 2b, ये आ रही है। बच्चों बेटा इसी तरह से क्वेश्चंस करने की आदत डाली जाती है, ठीक है ना, क्योंकि पता है ऐसा ही क्वेश्चन कोई भी हल्का फुल्का चेंज करके आपको जेई एडवांस तक में मिल जाता है। मतलब जेई मेंस जेई एडवांस में भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज करके दे दिया जाएगा।
अगर आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे धीरे धीरे तो उसको करने की आदत डालिए, तो आप आगे भी कर लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आप इसको 1 लाना है, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है ना, तो आप a प्लस सी को 2b लिख लीजिए भाई। 2b इज इक्वल टू a प्लस सी है ना, तो ये हो गया x की पावर 0, z की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 1 होता है। प्रूफ हो गया। अभी भी देख लो किसी को प्रॉब्लम है, ये प्रूविंग खत्म हो चुकी है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, सम स्पेशल सीरीज की तरफ मूव कर गए हैं। अब बच्चों सम स्पेशल सीरीज कुछ बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ, सम स्पेशल सीरीज। तो सभी बच्चे अब हेडिंग डालेंगे सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज। और इसमें आप कई तरह की सीरीज पढ़ने वाले हैं, मतलब आपने नाम सुना होगा AGP वगैरह वगैरह। चलिए धीरे धीरे देखते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर जैसे हम आपके सामने सबसे पहले लिखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। तो बच्चों ये सम कितना होता है, कोई बच्चा बता सकता है ये सम कितना होता है? ये क्या लिखा है हमने? लिखा है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो ये सम आप तो निकाल सकते हैं ना कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। तो इसका मतलब ये क्या है AP। क्या AP के n टर्म्स का सम आप नहीं निकाल सकते? AP के n टर्म्स का सम क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2 2a, a आपका फर्स्ट टर्म है, प्लस n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स n है, इंटू d, d होता है कॉमन डिफरेंस, वो 1 है। तो ये कितना आया 1/2 n प्लस 1। कितना आया 1/2 n प्लस 1। तो बच्चों आपको आज के बाद याद रखना होगा कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है 1/2 n प्लस 1। आप उसको निकालने नहीं बैठ जाएंगे, ये नहीं कि आप निकाल रहे फिर कहेंगे सर हम बता रहे हैं अभी रुकिए, ऐसा नहीं करना है। आपको याद रखना है, आप डायरेक्टली याद रखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो होता है 1/2 n प्लस 1। सभी बच्चों को याद रखना है। अब देखो बच्चों, उसको डराने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, बुक्स में ऐसे लिखा जाएगा, ये देखिएगा बुक्स में ऐसे लिखा है ये, और लिखा होगा r, और यहाँ लिखा होगा r जा रहा है 1 से लेकर के n। ये लिखा है समेशन, द साइन इज ऑफ समेशन, लिखा है समेशन r, और r 1 से लेकर के r कहां तक जा रहा है n तक जा रहा है। मतलब r की वैल्यू आपको 1 डालनी है से लेकर के n तक डालनी है। तो पहले 1 डालेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, फिर 2 डालेंगे तो 2 आएगा। समेशन का मतलब ये होता है कि एक वैल्यू डालने के बाद फिर आप प्लस करिए, फिर दूसरी वैल्यू डालने के बाद आप प्लस करिए, इस तरीके से। तो बच्चों आप कहां तक डालेंगे n। तो बच्चों समेशन r कहो या इस तरह से लिखो, ये सारी बातें क्या है सेम, और ये सम क्या होता है 1/2 n प्लस 1। तो बच्चों आपको पता है बुक्स में क्या मिलेगा? अब अपनी बुक्स अगर खोल के रखे हो सामने तो बुक्स में ये लिखा हुआ है। तो अब आप इसका मतलब समझ जाओ कि उन्होंने छोटी सी लैंग्वेज में आपको क्या समझाया है। उन्होंने बुक्स में सिर्फ इतना ही लिखा है कि जो समेशन r है वो है 1/2 n प्लस 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। और ये सम कितना होता है 1/2 n प्लस 1, जहां पे r जो है 1 से लेकर के n तक जा रहा है। ओके, तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसके अलावा क्या होता है ध्यान दीजिएगा। किसी ने ऐसे लिख दिया समेशन r स्क्वायर, r जा रहा है 1 से लेकर के n तक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ r की जगह 1 डालिए तो 1 स्क्वायर, r की जगह 2 डालिए तो 2 स्क्वायर,
3 डालिए तो 3 स्क्वायर, कहां तक जाएगा n स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। और बच्चों ये सम आप अभी आपको लर्न करना है, बाद में मैं आपको प्रूफ कराऊंगा क्योंकि अभी टाइम कम है, मैं प्रूफ आपको बाद में कराऊंगा। अभी आप इसको डायरेक्टली लर्न करिए। ये वैल्यू होती है 1/6 n+1 2n+1। सभी बच्चे हमारी स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम, वैसे ही मैंने आपको अभी लिखवाया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। वो होता है 1/6 n+1 2n+1। अब आपके मन में एक और बात खटक रही है, आप ये कह रहे हो कि तो सर r³ भी होगा r4 भी होगा। यस, हमको r³ तक तो लर्न करना ही करना है क्योंकि r³ तक के क्वेश्चन हमारे बुक्स में गिवन है। तो समेशन r³ का मतलब क्या हुआ बच्चों, यानी r1 डालिए तो 1³ 2 डालिए तो 2³ 3 डालिए तो 3³ प्लस डॉट 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 n³। ये समेशन क्या होता है बच्चों, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। क्या हुआ 1/4 n² n+1 का होल स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आया, मेरी बात समझ में आई, लिखा क्या है ये आपको लर्न करना है अभी एज इट इज। आप इसमें भी दिमाग न लगाइए ये आया कहां से, ये मैं आपको अगली क्लास में या अगली क्लास में प्रूफ जरूर करा दूंगा। अभी आप इसको डायरेक्टली लर्न करिए कि समेशन r क्या है, समेशन r² क्या है, समेशन r³ क्या है। समेशन रिप्रेजेंट करता है एक सम को और कुछ नहीं। r लिखा है तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, r² है तो सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्यूब का मतलब क्यूब। ओके हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन में रख रहा हूं, उस क्वेश्चन से मैं आपको समझाऊंगा कि देखो मैंने इसको कैसे यूज कर लिया। तो मैं क्वेश्चन आपके सामने प्लेस कर रहा हूं, देखिए ध्यान से क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से बनता है। क्वेश्चन है find the sum to n terms, find the sum to n terms of the series series है बच्चों 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n terms। बच्चों हमको इस सीरीज का सम निकालना है। ध्यान से देखिए, जो भी लोग क्लासरूम में मौजूद हैं वो अगर इस एक ही क्वेश्चन को ढंग से समझ लेंगे तो भी उनका काम हो जाएगा। क्या करना है आपको, इस सीरीज का सम निकालना है। देखिए अगर आपका जो है, ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 अप टू n टर्म्स, इस सीरीज का सम निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपको 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इस तरह से करके आपको सम निकालना है। अब आप सम निकालेंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो हम सीरीज का nth टर्म लिखने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, nth टर्म। तो बच्चों इसका nth टर्म क्या होगा, कोई बताएगा सीरीज का nth टर्म? कहोगे सर nth टर्म तो हम बता ही सकते हैं। इसका सर nth टर्म अगर हम AP की तरह से सोचें तो सर nth टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू d सर होगा 2, क्योंकि 1 3 5 अगर सोचेंगे और स्क्वायरिंग सर बाद में कर देंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2n-2। तो सर इसका nth टर्म आया है 2n-1। तो सर इस सीरीज को ऐसे लिख लें, इधर देखो जरा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका nth टर्म क्या है 2n-1 का स्क्वायर, ये इसका nth टर्म है। हमको यहां तक का सम निकालना है। अगर तुमको भरोसा ना हो, तुम्हें लगे कि nth टर्म हमने गलत निकाला है, तो तुम एक काम करो भाई, तुम nth टर्म में एक बार n की जगह 1 डालो, ठीक है, तो आपका 1 स्क्वायर आ जाएगा। n की जगह 2 डालो तो आपका 3 स्क्वायर आ जाएगा। n की जगह 4 डालो तो आपका, समझ गए हो गया,
डाल करके आप चेक कर लो। सर तो बट ये बच्चों नंबर तो एपी में है नहीं, फिर हम लोग nth टर्म एपी की फॉर्मूले से क्यों निकाल रहे हैं? नहीं, सीक्वेंस में आप उसके ऊपर जो स्क्वायरिंग लगी है उसको मत ध्यान दीजिए, आप 1 3 5 को ध्यान दीजिए। 1 3 5 7, अगर आप ऐसे सोचिए, अगर सिर्फ 1 3 5 7 होता तो वो सीक्वेंस एपी में होती, अगर एपी में होती तो उसका nth टर्म ये होता ना 2n-1। अब यस उसकी सर। जगह ऊपर स्क्वायरिंग लगी है, तो स्क्वायरिंग में आप यहाँ पे भी स्क्वायरिंग लगा दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर हमारा nth टर्म गलत होता, ये हमारा nth टर्म है, तो हमारे टर्म्स मैच करते ही नहीं, लेकिन हमारे टर्म्स तो मैच कर रहे हैं। इसका मतलब n की जगह 1 डालो तो 1 स्क्वायर आ रहा, 2 डालो तो 2 2 जा 4, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर आ रहा, 3 डालो 3 2 जा 6, 6 - 1 5 का स्क्वायर आ रहा। इसका मतलब हमारा nth टर्म सही है। ठीक है, ओके, दैट मीन्स अब आपको करना क्या होगा, आपको nth टर्म नहीं निकालना है, आपको n टर्म्स तक का सम करना है। कहने का मतलब ये है कि अब आप इसको जनरलाइज करेंगे। कैसे? लाइक दिस, जैसे मैं कर रहा हूं। अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा, अगर आप एक क्वेश्चन भी ढंग से समझ गए तो काम हो गया आपका। यानी आपको क्या निकालना है? nth टर्म नहीं निकालना है, आपको t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 अप टू tn, ये निकालना है आपको। ठीक है, मतलब आप r कहां डालेंगे? आप r डालेंगे 1 से लेकर के n तक। जब r 1 पड़ेगा तो पहला टर्म आ जाएगा 1 स्क्वायर, r 2 पड़ेगा दूसरा टर्म आ जाएगा प्लस 3 स्क्वायर। यही तो इसका मतलब हुआ। तो बच्चों हमने क्या लेना है? हमको सम चाहिए। तो बच्चों सम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जो हमने पीछे समेशन पढ़ाया था ना, वो समेशन यूज करते हैं। मतलब आपको एक छोटा सा काम करना होता है। काम आप क्या करेंगे? आपको हर बार यही करना है सम स्पेशल सीरीज में, कि इस तरह की सीरीज जब भी आएंगी आप पहले अपना nth टर्म निकालिए, और nth टर्म निकालने के बाद उस पर समेशन ले लीजिए। और समेशन आपको क्लियर कट बता रहा है कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉट 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 2n-1 का स्क्वायर। तो सारे टर्म्स का सम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारे टर्म्स के सम को हम क्या कहेंगे? सम ऑफ n टर्म्स। t1 प्लस t2 प्लस t3 को हम क्या कहेंगे? सम ऑफ n टर्म्स। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? समेशन ऑफ 2r-1 का स्क्वायर। इसको आप ओपन कर लो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, लाइक दिस। ये हो गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स। अब समेशन कहता है कि कोई भी, देखो समेशन की प्रॉपर्टीज मैंने किस तरह से लगाई हैं, जरा हर बच्चा यहाँ पे ध्यान दें। ये समेशन की प्रॉपर्टीज मैंने लगा दी है। हम बार बार r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक ये नहीं लिखते, आप सीधा समेशन भी लगा सकते हैं। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, 4r स्क्वायर में r स्क्वायर का तो समेशन आपको पता है, r स्क्वायर का समेशन आप लगा सकते हैं, r का भी समेशन आपको पता है। लेकिन बच्चों जो अकेला कांस्टेंट है, यानी ये, इसका क्या करें? इसका क्या करें? इसका समेशन क्या होगा? इसका समेशन समझने के लिए, यस, इसका समेशन समझने के लिए आप क्या करिए, अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है, अकेला कांस्टेंट, अकेले कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ कि r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब हुआ r की पावर 0। 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, r की पावर 0। अब खोलो, क्या आया? 1 डालो 1 की पावर 0, 2 डालो 2 की पावर 0, 3 डालो 3 की पावर 0, 4 डालो 4 की पावर 0, डॉट 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 n डालो n की पावर 0। तो बच्चों ये है क्या? ये तो है सब 1 ही 1 ना। और कहां तक आ रहा? n टाइम्स आ रहा। कहां तक आ रहा? n टाइम्स। तो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? अगर 1 1 2 बार होता तो आप 2 लिखते, 1 1 1 3 बार होता तो आप 3 लिखते, 1 1 1 4 बार होता तो आप 4 लिखते, 1 1 1 n बार है तो आप क्या लिखेंगे? n लिखेंगे। तो बच्चों आज के बाद ध्यान देना होगा कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ समेशन होती है कि अगर समेशन में अकेला कोई भी कांस्टेंट आ जाए, जैसे आपके पास किसी ने लिख दिया 4 और r जा रहा है 1 से लेकर के n तक, तो आप कैसे ट्रीट करेंगे? 4 को बाहर कर देंगे और जो अंदर बचा वो 1 बचा। 1 का मतलब होता है r की पावर 0, और
इसका समेशन क्या हुआ, इसका समेशन हुआ n, यानी कि 4 का समेशन क्या हुआ 4n, 4 का समेशन क्या हुआ 4n। बोलो समझ में आया। सिमिलरली 5 का समेशन क्या हुआ 5n। ठीक है, बोलो समझ में आया, समझ में आया सबको। ओके तो बच्चों ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों क्या करना होगा, आपके पास तो क्वेश्चन वैसे खत्म हो चुका है, आप क्वेश्चन आगे कर सकते हैं खुद से ही। चलो मैं कर देता हूं, तो मैं आगे नेक्स्ट पेज यूज करूंगा। यहाँ पे स्पेस अब खत्म हो गई, आप पहले इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट पेज में मैं लिखने जा रहा हूँ, क्या है सम है आपका Sn इज इक्वल टू 4 टाइम्स समेशन r स्क्वायर, ये था, प्लस समेशन कांस्टेंट का था, माइनस 4 टाइम्स समेशन r है, 4 टाइम्स समेशन r है ये। अगर आपको अभी पहले क्वेश्चन में डर लग रहा है तो आप घबराइए नहीं, मैं आपको ऐसे 20 क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स क्या हुआ, ये हुआ 4 टाइम्स समेशन r स्क्वायर। बच्चों ये याद रखिएगा, अगर समेशन के साथ कोई कांस्टेंट भी है और वेरिएबल है तो कांस्टेंट आप तुरंत समेशन के बाहर कर सकते हैं। जैसे आप अभी आपके सामने था ना 4r स्क्वायर, तो 4 को आप बाहर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये क्या हो गया, समेशन r स्क्वायर मैंने आपको बताया था 1/6n n + 1 2n + 1 बताया था। 1 का समेशन क्या बताया था n, r का समेशन क्या बताया 1/2 n + 1। क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, आपको बस इसको सिंप्लीफाई करना है। आपका मन है आप सिंप्लीफाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, सही है। लेकिन ये सिंप्लीफाई करने का तरीका देखिए, अगर आप करना चाहें तो सबसे पहले देखिए हर टर्म में कुछ कॉमन है, आप कहोगे सर सिर्फ n कॉमन आ रहा, ठीक है n कॉमन लिख लीजिए। 4/6 का मतलब होता है 2/3, n + 1 2n + 1, n कॉमन ले लिया तो 1 आ गया, ये हो गया 2n + 1 हो गया। अब थोड़ा सा आप अंदर ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, जब ब्रैकेट के अंदर आप सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे तो सब कुछ पकड़ पिट के आ जाएगा। n टाइम्स 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, ये आ जाएगा। सर आपने समेशन 1 को 1 क्यों लिखा है? कहाँ बेटा, समेशन 1 को n लिखा है, समेशन 1 को n लिखा हुआ है, n तो बेटा कॉमन ले लिया ना, n बेटा मैंने कॉमन लिया, जब कॉमन ले लिया तो अंदर 1 आ गया n की जगह। अभी देखो कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा पूछो। सर अगर आंसर को ऊपर वाली फॉर्म में भी छोड़ेंगे तो सर चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, ये भी आपका सही है, बिल्कुल ये भी सही है। अरे अभी फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, मैं ऐसे कभी 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इस तरह से आपको सब समझ में आएगा। सर ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने समेशन 1 को n क्यों लिखा है? अच्छा समेशन 1 को n कैसे लिखा, अभी बताते हैं, चलो मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं। इधर देखो ये बच्चों देखो, मैंने समेशन 1 लिखा था और r कहाँ से जा रहा है 1 से लेके n तक, तो इसका ये पूछना है कि सर इसको n कैसे लिखते हैं। तो देखो बेटा कैसे लिखते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम r के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होता है। अब बेटा इसमें r1 डालो तो ये 1 की पावर 0 हो जाएगा, r2 डालो तो ये 2 की पावर 0 हो जाएगा, r3 डालो 3 की पावर 0 हो जाएगा, rn डालो n की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? yes, तो बेटा ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, सब तो 1 है, ये भी 1 है, तो 1 कहां तक आ गया, n टाइम्स है, n टाइम्स आ गया 1। अब ऐसे समझ लो बेटा कि 1 और 1 अगर 2 बार होता तो हम 2 लिखते, 1 1 1 3 बार होता तो हम 3 लिखते, मतलब 1 1 2 बार होगा तो 1 + 1 2 ही तो हुआ, 1 + 1 + 1 3 बार होता तो 3 लिखते, 4 बार होता तो 4 लिखते, n बार है तो हम इसको n ही तो लिखेंगे। yes, बोलो समझ में आया? ओके yes, सर अब आ गया। कोई बात नहीं, हो सकता है ना एक बार में, आप दोबारा पूछना।
तो आप अभी भी टाइम ले लो, आप देख लो कोई जल्दी और कर ले रहे हैं, फिर क्लास हम लोग ओवर कर देंगे, ठीक है? बस एक और, इतना पेशेंस तो थोड़ा और पेशेंस रखो, एक और कर रहे हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज में बच्चों ये 1 into 2 square, 2 into 3 square, 3 into 4 square। ये चलो बच्चों मेरी एल्गोरिथम लगाओ, इधर ध्यान दो स्क्रीन पे, सब लोग मेरी एल्गोरिथम लगाओ जैसे जैसे मैंने बताया। हमने क्या बताया? सबसे पहले इसका nth टर्म लिखते हैं, तो बच्चों 2 3 का nth टर्म तो n ही होगा, 2 3 4 का nth टर्म n+1 होगा, लेकिन स्क्वायर है तो n+1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान दो कि आपको nth टर्म क्लियर है कि नहीं क्लियर है। सभी बच्चे ध्यान दें, अगर आपको डाउट है तो आप क्रॉस चेक कर लो। n की जगह 1 डालो तो 1 into 2 स्क्वायर आ जाएगा पहला टर्म, n की जगह 2 डालो तो 2 into 3 स्क्वायर आ जाएगा दूसरा टर्म। क्लियर है? अब आपको ये nth टर्म नहीं निकालना है, आपको निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। तो आप क्या करेंगे? इसका सम करेंगे, यानी क्या करेंगे? दोनों तरफ समेशन लेंगे लाइक दिस, और इसको r के टर्म्स में लिखेंगे। और r कहां तक जा रहा है? 1 से लेकर के n तक। तो ये क्या बन जाएगा? जब r1 पड़ेगा तो 1 into 2 स्क्वायर, r2 पड़ेगा तो 2 into 3 स्क्वायर, r3 पड़ेगा तो 3 into 4 स्क्वायर, बन जाएगा अप टू n टाइम्स। तो ये बन जाएगा सम ऑफ n टर्म्स, t1 plus t2 plus t3 सम ऑफ n टर्म्स बन जाएगा। और ये समेशन r into r+1 का स्क्वायर, इसको आप ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r। ठीक, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बन जाएगा समेशन r³ प्लस r प्लस 2r स्क्वायर। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? कोई भी एक ऐसा बच्चा जिसको क्लियर ना हो? ओके, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समेशन r³, समेशन ब्रेक हो जाता है, ब्रेक कर दो, प्लस 2 टाइम्स समेशन r स्क्वायर। अब देखो ये वाला टर्म्स क्लियर है, मैंने समेशन ले लिया सब पे, समेशन r³ प्लस समेशन r प्लस 2 टाइम्स समेशन r स्क्वायर। तो बच्चों सम ऑफ n टर्म्स आ गया, ये कितना होता है? 1/4 n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। समेशन r क्या होता है? 1/2 n n+1। समेशन r स्क्वायर क्या होता है? 1/6 n n+1 2n+1। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? अगर आपका मन है तो आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के लिए पहले चेक करिए कुछ कॉमन है। कहोगे सर हाँ कॉमन है, n into n+1 कॉमन है, कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1/4 n into n+1 प्लस 1/2 प्लस ये हो जाएगा 1/3 2n+1। ठीक है, अब आप इसको फाइनल और सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बनेगा। उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज वगैरह करेंगे तो फैक्टर आएंगे n+2 3n+5। ठीक है, होल डिवाइड बाय नीचे यहाँ से 6 और ये कितना हो जाएगा? ये आएगा 12। तो बच्चों आप जब सिंप्लीफाई करेंगे खूब जम करके तो आपका यही आएगा।